नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और अपने खास मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, कर्नाटक में हिंदुत्व को ना और मध्य प्रदेश में हाँ, ऐसा ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिल्कुल अलग रुख ले रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके साथ ही आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि विपक्षी एकता को लेकर 23 जून को पटना में बैठक तो है, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि नेतृत्व को लेकर कोई बात नहीं होगी। तो जब बात नहीं होगी तो क्या बनेगी बात, ये चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का सिलसिला जारी है और वहां पर खूनी खेला जारी है पंचायत चुनाव में, और कई सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों की पड़ताल करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि महंगाई पर आम आदमी पार्टी और उसके सुप्रीमो केजरीवाल दिल्ली में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन पंजाब में उत्तर भारत का सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल कर दिया है। तो ये कथनी और करनी का फर्क क्यों, इसकी भी पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। चक्रवात बिपरजॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। तूफान के 15 जून की दोपहर तक कच्छ तट को पार कर जाने की संभावना। सौराष्ट्र और कच्छ तट के लिए अलर्ट जारी। 15 जून तक अरब सागर में मछली पकड़ने पर रोक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रही G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए किया संबोधित। कहा, ग्लोबल साउथ देशों के लिए विकास एक अहम मुद्दा। बैठक में लिए गए फैसले मानवता के लिए काफी महत्वपूर्ण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक में कहा, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की है जरूरत। पुणे में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की 3 दिवसीय बैठक हुई शुरू। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने तकनीक के समावेशी होने पर दिया जोर। उधर गोवा में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक में CAG मुर्मू ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें साझा डेटा, प्रौद्योगिकी और क्षमताओं के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से लाता है एक साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बैठक में ले रही हैं हिस्सा। 75 समूहों के सदस्य चर्चा में हो रहे हैं शामिल। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत तमाम गणमान्य रहेंगे उपस्थित। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर नूरपुर में एक जनसभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा देश की अकेली पार्टी है जो विचारों पर चलती है, बाकी सभी दल वैचारिक रूप से शून्य। कुर्सी के लिए ये दल किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज का सबसे पहला एजेंडा, और वो एजेंडा है कांग्रेस पर कुछ उठ रहे सवाल को लेकर कि दोहरा रवैया क्यों अपना रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ने लगी हैं राजनीतिक गतिविधियां। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए की राशि तो ट्रांसफर कर दी। और साथ ही जबलपुर में CM चौहान ने कहा कि योजना फिलहाल तो 1000 रुपए से शुरू हुई है, लेकिन निकट भविष्य में ही 3000 रुपए महीने इस योजना के तहत दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तो ये तो हुई बीजेपी की बात, लेकिन अब जरा देखिए कांग्रेस क्या कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का भी चुनावी अभियान। नर्मदा नदी की पूजा के साथ आज से मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार की संभाली कमान। कर्नाटक में तो बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करती है कांग्रेस, लेकिन MP में बजरंग सेना का साथ लिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से जय जय श्री राम का नारा लगवाया एक रैली के दौरान और कहा कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं।
सवाल ये उठ रहा है, कर्नाटक में गाय को काटने तक की बात करने वाली कांग्रेस क्या मध्य प्रदेश में फोटो ऑप के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है? ये बड़ा सवाल। अजीत द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। अजीत, सबसे पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से जो तैयारियां हैं मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना के तहत 1,000 रुपए दे दिए और साथ ही कहा कि बहुत जल्द ये 3,000 रुपए हो जाएंगे। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महिला जो वहां पर मतदाता हैं उनको, वो हम जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान हमेशा से महिलाओं के लिए योजनाएं लाते रहे, कोई आज की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी को उतार करके कहीं ना कहीं उस मुकाबले में आने की कोशिश की है। अजीत, बिल्कुल लालचंद, देखिए सिर्फ जो लाडली बहना योजना के तहत 1,000 ही नहीं 3,000 तक राशि बढ़ाने की बात की। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो कि हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो है वो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की, उनका भी कहा सीएम ने कि जो उनका जो मानदेय है, जो उनका वेतन है, वो महीने में करीब 13,000 रुपए उनका कर दिया जाएगा। हालांकि वो अभी कम था काफी, और साथ ही कहा गया कि जो उनको रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक बड़ी राशि जो है वो दी जाएगी। तो ये भी एक बड़ी घोषणा जो महिलाओं के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। और देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो है फोकस जो है वो महिलाएं रही है, और हमने देखा है कि कई ऐसी योजनाएं मध्य प्रदेश की रही है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना रही हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रही हो, उसको राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है उसको लागू किया गया है, क्योंकि उस इन योजनाओं का बड़ा एक परिणाम जो है समाज में देखने को मिला है, बड़ा परिवर्तन योजना के माध्यम से देखने को मिला है। हालांकि देखिए कांग्रेस जो है लगातार मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति करती रही है कि कांग्रेस पिछले बार भी जो है हिंदुत्व को लेकर कमलनाथ ने काफी कुछ किया था, काफी जगह मंदिरों में गए थे, और राहुल गांधी भी जब यहाँ आए थे तो मंदिरों में गए थे, और काफी उन्होंने मंदिरों को चक्कर लगाए थे। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में एक बात समझिए आपकी, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा कट्टर या कोर नहीं है। मध्य प्रदेश में जो है वो हम कह सकते हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी ने अपनी लाइन पे चलने के लिए कांग्रेस को मजबूर कर दिया है, क्योंकि देखिए बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है जिससे वो चलती है, उसकी एक कोर आइडियोलॉजी है। लेकिन कांग्रेस में इस समय कोई कोर आइडियोलॉजी का हमको अभाव दिखता है, और सत्ता पाने के लिए जैसा कि कर्नाटक में जैसे कि बजरंग दल का विरोध किया गया, वहां पर एंटी हिंदू सेंटीमेंट को उभारा गया, लेकिन मध्य प्रदेश में ठीक इसके उलट चल रहा है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर मंदिर जा रहे हैं, यहाँ पर भागवत करवा रहे हैं, बड़े बड़े जो संत हैं उनके आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय करीब दर्जन भर से ज्यादा राम कथाएं, शिव कथाएं जो है पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसमें कि बड़े स्तर पर कांग्रेस नेता भी करवा रहे हैं, उसमें कमलनाथ खुद शामिल हो रहे हैं। तो ये भी एक आपको समझना होगा कि देखिए राजनीति का जो फ्लेवर है वो ये कांग्रेस ये देख रही है कि कहां पर उसे किस चीज से फायदा हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक एंटी हिंदू पार्टी की छवि जो है कांग्रेस की बनती जा रही थी। और ऐसे बहुत सारे बयान जो है कांग्रेस नेताओं के हमने देखे हैं कि जो आए हैं पूर्व में, और उस तरीके से कई सारे काम भी ऐसे हुए हैं देश में कि जो कांग्रेस की जो पार्टी की जो छवि है वो एंटी हिंदू की बन रही थी। इसको बैलेंस करने के लिए कांग्रेस अब कोशिश कर रही है, खासतौर पर कमलनाथ जो है वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने जो बजरंग सेना है उसका विलय करवाया उन्होंने, जो कि हालांकि बहुत दिन नहीं हुए थे उसको उस पर संगठन को बने हुए, और साथ ही उन्होंने लगातार जो है मध्य प्रदेश में मंदिरों में जाना, वहां पर पूजा अर्चना करना, और जो बड़े नेता है कांग्रेस के उनको भी इसमें शामिल करना, राहुल गांधी की बात हो चाहे प्रियंका गांधी की बात हो। जी अजीत, बिल्कुल आप जो तमाम ये जिक्र कर रहे हैं, बजरंग सेना की बात हो, नर्मदा में पूजा करते हुए हमने आरती की बड़ी अच्छी तस्वीरें देखी, प्रियंका गांधी पूजा कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में लोगों को यह जवाब कैसे देगी कि कर्नाटक में तो उनके मंत्री गाय काटने तक की बात कर लेते हैं, कर्नाटक में तमाम इस तरह के फैसले ले रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व और हिंदूवादी ताकतों को वो वहां पर दबाना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश में जब जय जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो वहां पर कांग्रेस को जवाब तो देना पड़ेगा मध्य प्रदेश के लोगों को। अजीत, बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, और जवाब जनता ने मांगना भी शुरू कर दिया है। कई सारे ऐसे कार्यक्रम जब होती है, पब्लिक रैली होती है, तो ऐसे सवाल उठते हैं, और जब जो गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी तो उसके बाद भी ये जवाब जो है मांगा जाएगा, नेताओं से जवाब ये मांगे जाएंगे कि क्योंकि पूरा दोहरा चरित्र जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें, वहां का जो है जो ट्रेंड जो है वो अलग है, वहां की कार्यशैली अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में अलग है। देखिए मध्य प्रदेश की जनता भी काफी जागरूक है, और पिछले हमने चुनाव में देखा है कि मध्य प्रदेश का जो वोटर है वो काफी एक्टिव है, काफी वो
सुलझा हुआ है। तो वो भी समझता है कि कौन पार्टी जो है वो आइडियोलॉजी को लेकर काम कर रही है, कौन सी पार्टी जो है वो जैसी है उसी तरीके से काम कर रही है, और कौन जो है समय और परिस्थिति के हिसाब से अपना रंग ढंग बदल रहा है, और कह सकते हैं कि जो मौसम के हिसाब से जो है अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो पिछले विधानसभा चुनाव के समय की बात है, और कमलनाथ जो है अपने गढ़ छिंदवाड़ा में से वहां पर उन्होंने एक विशेष समुदाय की गुप्त बैठक आयोजित की थी, और वहां पर उनसे कहा था कि हमें एकजुट होना है और 90% तक वोटिंग जो है वो होनी चाहिए। ये वीडियो जब वायरल हुआ था तो काफी इसको लेकर हंगामा हुआ था। तो देखिए, सत्ता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात और है कि देखिए, जनता जो है जरूर इस बारे में समझदार है, सवाल जवाब करेगी, लेकिन फिलहाल जो है कोशिश की जा रही है, होड़ लगी हुई है कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन ज्यादा हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ता है। मैं आपको बता दूं कि जबलपुर में जो है इस समय करीब हर चौराहे पे बड़ी बड़ी गदाएं लगाई गई है हनुमान जी की, और वहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस पार्टी जो है कितनी बड़ी हनुमान भक्त है। 300 से ज्यादा ऐसे वीडियो तैयार किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो कि हिंदुत्व, महाभारत और रामायण से संबंधित है, और सनातन धर्म को जो है इसका बखान करते हैं। तो ये बहुत ही अचरज की बात है। लोग भी आश्चर्य में है कि जो पार्टी जो है कभी भी भगवान श्री राम का नाम लेने में हिचकिचाती थी या जय बजरंगबली बोलने में हिचकिचाती थी, वो किस तरीके से इतना बड़ा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, इतना बड़ा परिवर्तन जो है वो कैसे हो गया है। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की जमीन क्या कुछ ऐसी है अजीत, जहां पर आकर के कांग्रेस जो है उसको बदलने की मजबूरी है, क्योंकि कर्नाटक में जो कांग्रेस कर रही है आजकल वो किसी से छुपा नहीं रहता। मध्य प्रदेश की जनता उन चीजों को देख रही है कि कांग्रेस कर्नाटक में क्या कर रही है, क्या बोल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में आकर के उनको बदलना पड़ रहा है अपने आप को। तो ये कहीं ना कहीं इसकी चर्चा जरूर होगी, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी बातों में, अपने प्रचार में कांग्रेस को जरूर सवाल पूछेगी, निशाने पर लेगी। बिल्कुल, देखिए निशाने पर लेना शुरू कर दिया है लोग जो रोज अजीत, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है, जरा आप अनम्यूट कीजिए। बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से जो है ये पार्टी जो है किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर वो मौसमी इनको हिंदू कहते हैं। देखिए, बीजेपी वो बोलती है कि ये मौसमी हिंदू है, चुनावी हिंदू है, और ये इस तरीके से ढोंग कर रहे हैं। कोट के ऊपर जनेऊ पहनने का जो ढोंग है, ये पिछले बार भी जो है वो किया गया है, और इस बार भी जो है जोर शोर से किया जा रहा है। और लगातार देखिए सवाल जवाब जो है लगातार चल रहे हैं। देखिए, स्टेट लेवल पे जो राजनीति है वो लगातार इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन बड़ा हिंदुत्व का पैरोकार है, कौन सनातन को लेकर चल सकता है। और ये बीजेपी कहती है कि हमने मजबूर कर दिया है कांग्रेस को हमारी लाइन में आने के लिए, लेकिन ये नकली लोग हैं, ये समय के मौसमी हिंदू है, और आपको जनता को असली नकली को पहचानना होगा। अब मध्य प्रदेश में देखिए, एक तो मानना पड़ेगा कि तेजी से ये ट्रेंड जो है वो सेट हुआ है कि इस समय जो है सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर जो है सभी पार्टियां जो है इस पर जोर लगा रही है, तो कोशिश कर रही है कि जनता पे एक मैसेज चलेगी। मध्य प्रदेश की जनता जो है, यहाँ देखिए कोई भाषाई यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा सेंटीमेंट है नहीं, यहाँ पर एक हिंदी भाषी राज्य है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी को शरण देने वाला ये राज्य रहा है। यहाँ पर सभी धर्म जातियों के लोग हैं, सभी हम कह सकते हैं प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का कोई सेंटीमेंट ऐसा है नहीं कि कोई भाषाई या कोई बहुत ज्यादा कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर सेंटीमेंट यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो शांति प्रिय लोग हैं, यहाँ पर शांति से रहना चाहते हैं, और यहाँ पर जनता जो है बहुत प्रबुद्ध है। बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां यहाँ पर अभी तक जो है वो रूल कर पाई है, बड़ी पार्टी के साथ किया है तो। और लगातार देखिए तीसरा फ्रंट भी यहाँ पर इससे डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि जनता बहुत ज्यादा जो ऐसे इशूज जो है सेंटीमेंट को लेकर बहुत ज्यादा जनता आती नहीं है यहाँ पर। लेकिन कई तरह के रंग जो है वो पार्टियां दिखा रही हैं, आगे चल करके रंग बदलेंगी भी, वो हमें दिखाई पड़ेगा, और उन बदले हुए रंगों पर सवाल भी हम पूछते रहेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, जुड़ने के लिए इस खबर पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि कहां पर पेंच फंसा हुआ है, और क्या 23 जून वाली बैठक में भी क्या सिर्फ एक, जिसे कहते हैं महज औपचारिकता रह जाएगी, विपक्षी एकता की बैठक? करेंगे इस पर चर्चा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही
जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और चर्चा हम करने वाले हैं कि 23 जून की बैठक क्या महज औपचारिक रह जाएगी। 17 साल से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित नीतीश कुमार इस बार नई भूमिका में हैं और अब बीजेपी के खिलाफ प्रचंड लहर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर नीतीश राष्ट्रीय नेतृत्व में खास भूमिका चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि पीएम बनना नहीं चाहता। बिहार में सीएम ही बने रहेंगे फिर, ये सवाल है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का दावा है कि बिहार में आयोजित विपक्षी एकता सम्मेलन में पीएम उम्मीदवार की चर्चा ही नहीं होगी, लोकसभा चुनाव के बाद मिल बैठकर तय करेंगे। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार पीएम के रेस में नहीं हैं, बल्कि बिहार में जेपी की भूमिका में यानी जयप्रकाश नारायण की भूमिका में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करेंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी नीतीश की साख पर ही सवाल उठा रहे हैं और कहते हैं कि नीतीश की हैसियत तो अब एक मुंशी जैसी हो गई है। विपक्षी दलों को फोन करके नीतीश पटना आने की सूचना तो दे रहे हैं, लेकिन आने को राजी कोई नहीं है, ये बात सुशील मोदी ने कही है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा उनका इस तरह की विपक्षी एकता में कोई इंटरेस्ट नहीं। और बीएसपी नेता मायावती की बात कीजिए तो उनको तो निमंत्रण से ही दूर रख दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल तो पश्चिम बंगाल को लेकर भी है। ममता बनर्जी एकता मीटिंग में पटना आ तो रही हैं, लेकिन राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में टीएमसी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या तक हो गई। अपने एक कार्यकर्ता की मौत से नाराज कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन पटना में क्या सब कुछ ठीक रहेगा? 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक में पीएम मोदी के घोर विरोधी नेता एक मंच पर विराजमान होंगे। पहले भी हो चुके हैं बेंगलुरु में, कोलकाता में। लेकिन जिन नेताओं से नीतीश कुमार ने मीटिंग की थी उनमें से ही कई लोग नहीं आ रहे हैं। बीजेडी नवीन पटनायक, केसीआर और अन्य कई पार्टियां दूर रहेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सम्मेलन में राहुल गांधी होंगे तो उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी होंगे। उधर ममता बनर्जी होंगी तो उनके साथ सीपीएम नेता सीताराम येचुरी भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अध्यादेश के मामले में आम आदमी पार्टी के साथ से हाथ छोड़ा चुकी कांग्रेस एकता के किस मंत्र का जाप करेगी? और ऐसे सवाल और भी कई पार्टियों पर और कई तरह के सवाल हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी और साथ में अंजुम आरा, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत अंजुम जी। अंजुम जी, मैं आपके पास आऊंगा और बिल्कुल तैयारियों पर बात करूंगा, क्या क्या तैयारी कर रखी है 23 जून के लिए, क्योंकि अब तो थोड़ा तैयारी का वक्त मिल गया 12 जून से 23 जून तक के बीच में। मैं पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, सवाल ये उठ रहा है कि क्या 23 जून की बैठक में भी सिर्फ एक महज औपचारिकता निभाई जाएगी विपक्षी दलों की बैठक की? क्योंकि जिस तरह से जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ कर दिया कि पीएम के उम्मीदवार के नाम पर हम इस बैठक में भी चर्चा नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। और लाल जी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में अभी आपने कहा है, आप ये देखिए कि वो उसको ललन सिंह को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी। आप ये बात देखिए कि राजनीति में कोई बात बेमतलब की नहीं होती है। बिल्कुल। अगर राजनीति में कल जिस तरह से ललन सिंह ने इस तरह का अनाउंसमेंट किया था, तो जाहिर सी बात है उनको ये लग गया था कि अगर ये विपक्षी एकता के नाम पर होने वाले इस सम्मेलन में नेतृत्व को लेकर और प्राइम मिनिस्टर्स के पोस्ट को लेकर, अगर उम्मीदवार को लेकर अगर कोई बात होगी तो शायद इसमें से कोई रीजनल पार्टी के लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हर रीजनल पार्टी में अपने अपने प्रधानमंत्री का चेहरा है। तो सबसे पहले उन्होंने ये क्लियर कर लिया कि नीतीश कुमार तो कैंडिडेट नहीं है, साथ ही इस पे कोई चर्चा ही नहीं होगी। अगर इस पे चर्चा नहीं होगी तो मिशन 2024 का उनका एजेंडा क्या है? तो उस एजेंडा को लेके देखिए कि आज मीडिया में कई जगह पे केसी त्यागी के हवाले से कुछ खबर चलाई जा रही है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए तो वहां उम्मीदवारी की बात चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन सीट शेयरिंग का एक कॉमन फार्मूला जरूर बनेगा। अब आप इसमें से देखिए कि इसमें से 3 लगभग ये नेशनल पार्टी हैं और 6-7 अभी रीजनल पार्टी हैं जिन्होंने अपनी सहमति दी है वहां पहुंचने की। तो उन लोगों पर जो रीजनल पार्टीज हैं उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस देखिए।
अगर सबसे पहली बात अगर हम केजरीवाल का ही कर लें कि अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच रहे हैं और साथ ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, तो क्या सीट शेयरिंग में दिल्ली में और पंजाब में मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल के बीच में कोई मसला तय हो सकता है, जिसकी कल्पना अभी जो जेडीयू में की जा रही है? जी। या आप बंगाल में देख लीजिए कि वहां ममता बनर्जी भी होंगी और अब उसके साथ में राहुल गांधी भी होंगे और सीताराम येचुरी भी होंगे जी। क्या इन लोगों के बीच में कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा? जो अभी आप अपनी पंचायत चुनाव की बात कही है और उसकी हिंसा की बात कही है, तो अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप सिर्फ एक फोटो आप करने के लिए जो ये सम्मेलन बना रहे हैं वो सिर्फ मीडिया में और अपनी एक भूमिका बनाने के लिए नीतीश कुमार की जो जद्दोजहद है जी, कि वो साबित करना चाहते हैं। सबसे त्रासदी तो ये है, देखिए नीतीश जी, अभी आपने जो जेडीयू के प्रवक्ता की बात कर रहे थे, ठीक है, 17 साल से नीतीश कुमार बीजेपी के एनडीए के साथ में रह के कैबिनेट मिनिस्टर से लेके और चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल, और उनका अभियान कांग्रेस मुक्त भारत का ही रहा है जो बीजेपी और एनडीए के साथ उनका रहा है। लेकिन अचानक उनकी राजनीतिक मजबूरी देखिए कि नीतीश कुमार के उस महासम्मेलन को कहा जा रहा है कि ये बीजेपी मुक्त हम बना रहे हैं और इसकी भूमिका में नीतीश कुमार हैं जो 18 साल तक बीजेपी के साथ रहे हैं जी। तो इन सारे कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ में आप अगर ये सम्मेलन कर रहे हैं तो इसलिए सुशील मोदी ने कहा कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्योंकि आप सिर्फ व सिर्फ नेताओं को फोन करके बुला रहे हैं, बाकी सब तो आपने यूज किया ही है। लालचंद जी, ठीक है, ठीक है, हम आपके पास लौटते हैं विनोद जी, लेकिन इस बीच धनंजय गिरी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी, आपके पास आता हूं सवाल लेकर के, लेकिन पहले अंजुम जी के पास सवाल। अंजुम जी, ये तो साफ हो गया कि नहीं होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कौन बनेंगे पीएम बाद में तय करेंगे, लेकिन क्या ये फॉर्मूला बनेगा क्या कि कहां पर कौन कितनी सीटें लड़ेंगे, कौन किसके लिए कितनी सीटें, कौन सी पार्टी छोड़ेगी, इस पर भी चर्चा क्या होगी या नहीं होगी? अगर ये भी चर्चा नहीं होती है तो क्या वो सुशील मोदी जी जो कह रहे हैं कि सिर्फ मुंशी का काम रह गया है, फिर तो मतलब लगता है कि उनकी बात में दम है क्या? आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी हाँ। आज नहीं है साथ में, हाँ। तो उनकी पीड़ा और उनका जो बदहवासीपन है, वैचारिक दिवालियापन है, वो दिख रहा है। ये वही सुशील कुमार मोदी जी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हाँ। कि बीजेपी के विधायक दल का नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के एक अन्य मार्ग में चुना जाता है। सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा बुलंद आवाज में नारा लगाया जाता है, नीतीश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस समय आप भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ है, संघर्ष करो। ठीक है, ये सुशील कुमार मोदी जी ने, सुशील कुमार मोदी जी ने, मैं थोड़ा सा याद दिखाऊं। चलिए आप उस पर आते हैं, सीट शेयरिंग पर बात होगी क्या? उन्होंने कहा था, उन्होंने ही कहा था नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व में प्रधानमंत्री के सारे मटेरियल है। आज जब वो अलग है, सत्ता से बेदखल है, तो बौखलाहट हम लोग को दिख रही है। अब रही बात सीट शेयरिंग की बात और प्रधानमंत्री की बात, अभी मैं विनोद जी को सुन रही थी कि कल हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस बात की जानकारी, पता नहीं कहां से सूचना किस तंत्र के माध्यम से आपको विनोद जी मिला है, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मैं बता दूं कि इस चीज की जानकारी 2022 से ही जब एनडीए से हम अलग हुए, लगातार बारंबार हम कहते रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, दावेदार नहीं है। ठीक है, लेकिन पीएम मटेरियल बताते रहे बीच बीच में। सर बता रहे सर, दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कल हुआ था, तो बहुत बड़ी ज्वाइनिंग 3000 के आसपास कार्यकर्ता जेडीयू को ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने मंच अपने संबोधन में बात को कहा। विनोद सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, आपको जानकारी को मैं अपडेट कर दूं। अब रही बात कि 23 तारीख के बैठक में क्या बातें होंगी, क्या क्या एजेंडे होंगे, तो देखिए निश्चित रूप से जो विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के 23 तारीख को बैठेंगी, होंगे क्या एजेंडे होंगे, ये किसी चैनल के स्क्रीन पे एक प्रवक्ता नहीं डिस्कस कर सकता। जो एजेंडे होंगे उसके बाद ही हम लोग को जानकारी हो पाएगी। और तब मैं ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि लौटूंगा इसलिए भी आपसे बात करूंगा इस पर भी कि आपने मायावती जी को नहीं बुलाया इस मीटिंग में, नवीन पटनायक जी को बुलाया, वो ना कर रहे हैं, लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। धनंजय गिरी जी, क्यों सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि सिर्फ मुंशी रह गए नीतीश कुमार जी, वो विपक्षी एकता की कोशिशें कर रहे हैं, तो आप क्यों उनको सिर्फ मुंशी करार दे रहे हैं? धनंजय गिरी जी।
लालचंद जी, ये तमाशा पुराना है। इस खेल तमाशे को देखकर देश आजिज हो चुका है। यह कौरवी सेना अति महत्वाकांक्षा धर्म को जन्म देती है। इस धर्म के कारण ही कौरवों का नाश हुआ था। वैसी भी धार्मिकता और महत्वाकांक्षा यहाँ भी है। हम धृतराष्ट्र के नहीं बल्कि इस राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। और बहन अंजुम आरा ने बिल्कुल नीतीश कुमार के स्वभाव की कितनी अच्छी व्याख्या की आपने सुन लिया। उन्होंने कहा सुशील मोदी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, यानी कि जो लोग नीतीश के साथ होंगे जरूरी नहीं कि नीतीश उनके साथ। ये नीतीश का बेसिक चरित्र है। ये नीतीश कुमार के चरित्र की जो हमारी बहन ने व्याख्या की, इसी से सारे दल डरे हुए हैं और इसी कारण से उनके लगातार डेट बढ़ते जा रहे हैं। और इसी कारण से क्षेत्रीय पार्टी जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक कहा कि भाई ये हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं है, तो पूछ कौन रहा है? 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जवाब है नरेंद्र मोदी। वैकेंसी है ही नहीं। और आप बताइए कि कह रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे। बिहार में कहावत है, कोई ना पूछे हाथे पानी। भाई जगह कहाँ है? पूछ कौन रहा है? आपको बनाने के लिए तैयार कौन है? आप मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे और आप आरजेडी के साथ जब गठबंधन में गए तो आपकी पहली शर्त थी मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। आपने वहां भी ठगी कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं कि ये बात भी आ रही है कि क्या अब नीतीश जी मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे? क्या ये बात भी आ रही है कि क्या नीतीश जी अब मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे? फिर आरजेडी का क्या होगा? कई बार वो कह चुके हैं कि भाई बहुत हो गया, अब जाइए केंद्र की तरफ। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं धनंजय जी। विनोद जी, अंजुम जी बहुत ही साफ तौर पर ये कह रही हैं कि देखिए अभी वैसा कुछ भी कार्यक्रम तय नहीं है, बैठक होगी, उसमें कई मुद्दों पर बात होगी, लेकिन यहां सवाल ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे देखिए मायावती जी को नहीं बुलाया गया, जिनको बुलाया गया नवीन पटनायक जी, केसीआर जी, वो इस मीटिंग में आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में फिर क्या होगा? कैसे इस बैठक को लेकर के क्या कोई फॉर्मूला निकल पाएगा? क्या वहां से विपक्षी एकता का संदेश निकल पाएगा 23 जून की बैठक से? विनोद जी। लाल जी, पहले तो मैं जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम जी को तो सैल्यूट करता हूं। बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता हैं जी और बहुत अपने ये अपनी चीज़ों को बहुत तरीके से रखती हैं। मैं कह सकता हूं कि हमारे यहाँ डिस्कशन में अंजुम जी बहुत शानदार अपने तरीके से अपनी बात को रखती हैं। लेकिन शायद कुछ उनकी ये मजबूरी है कि जो कंट्राडिक्शंस हैं उसको वो खुल के नहीं बता पा रही हैं। अब उसमें कंट्राडिक्शन क्या है वो मैं शायद अंजुम जी को बेहतर तरीके से उनके सामने में रखता हूं, शायद वो जवाब दे पाएंगे कि इसमें कोई भी पार्टी को जो बुलाया गया है नहीं बुलाया गया है वो बगैर नीतीश कुमार कांग्रेस के समर्थन से कुछ भी नहीं किया है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को सिर्फ इन सारे टाइमिंग को लेने के लिए दिल्ली आना पड़ा था और उसमें उसी में तेजस्वी भी उनके साथ में थे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद उन्होंने 12 जून का उन्होंने एक समय तक ये मुकर्रर किया था जी, जो उस समय में फिर नेता अवेलेबिलिटी राहुल गांधी की नहीं हुई थी तो उनको 23 तारीख करना पड़ा था। तो ये बात तो खुद अंजुम जी जान सकते हैं कि नीतीश कुमार के अपने हाथ में और अपनी उनकी क्या भूमिका है। रही बात कि कौन पार्टी आए और कौन पार्टी नहीं आए, क्या नीतीश कुमार इस मामले में अपने को इंडिपेंडेंट पाते हैं? अगर वो उनकी मजबूरी नहीं थी तो मायावती एक दलित के सबसे बड़े फेस हैं। बिल्कुल। और अगर मायावती को आप इन्विटेशन विपक्षी एकता में नहीं दे रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आप मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जीतन राम मांझी आपके उस महागठबंधन के एक अलायंस पार्टनर हैं। आप जीतन राम मांझी के पार्टी को इन्विटेशन नहीं दिया है आपने, तो डेफिनेटली आपको कहा जाएगा कि आपने उसमें यही चीजें कही है जो आपके महागठबंधन को या दूसरी पार्टी को सूट कर रहा है। अब आप रही बात कि नीतीश कुमार की भूमिका को देखिए, जिस दिन वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद ठीक है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और उनको अध्यादेश के खिलाफ में वोट करने के लिए कांग्रेस का एश्योरेंस लिया था और उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात से पलट जाते हैं और सीधे सीधे नीतीश कुमार के जो बात हुई थी उनसे अलग हटके उन्होंने कहा कि केजरीवाल के साथ हमारी कोई भूमिका नहीं। जब दिल्ली और पंजाब तो ने अब अगर ये सीधे सीधे मामला बनता है कि अगर अरविंद केजरीवाल उनके मीटिंग में आ भी जाते हैं तो क्या कांग्रेस के साथ में उस विपक्षी एकता का वो कोई सूत्र बना सकते हैं? बिल्कुल, ये सवाल आप अंजुम जी को पूछ सकते हैं। अंजुम जी से ये भी सवाल मैं जरूर पूछूंगा। अंजुम जी, क्या अभी मायावती जी को, जीतन राम मांझी जी को क्या है संभावना कि अभी भी इनविटेशन जा सकता है या मन बना लिया है कि नहीं इनविटेशन नहीं देंगे उनको? एक तो ये जवाब दीजिएगा और दूसरी बात ये भी बताइएगा, जब नीतीश बाबू प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो क्या मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे? फिर आरजेडी के लिए कितनी बड़ी दिक्कत की बात है, बताइए। लालचंद जी, सबसे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत
अनुभवी नेता है, बड़े नेता है, देश के नेता है, बिहार के नेता है। हाँ। और महागठबंधन के वो सम्मानित घटक दल भी है जी। वो स्वयं में महागठबंधन बिहार में स्वयं में होस्टिंग की भूमिका में है। तो निमंत्रण देने का सवाल वो दूसरे स्टेट के कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इससे सवाल अगर तो मान लिया कि वो रहेंगे बैठक में, निश्चित रूप से वो तो महागठबंधन ठीक है, ठीक है। अब मायावती जी पर आ जाइए। महागठ और ये कोई ये पहली बैठक जरूर है हमारे नेता नीतीश कुमार जी के जो सार्थक प्रयास में थे विपक्षी एकता को लेकर के। आज हम देख रहे हैं कि 23 तारीख को एक रूप में वो आ रहा है कि पहली बैठक होगी। ये कोई आखिरी बैठक तो है नहीं महागठबंधन की या विपक्षी एकता को लेकर के। तो इस बैठक के लिए मायावती जी को जाएगा निमंत्रण की नहीं? और देखिए इस बात को लेकर के ऑफिशियली मुझे जानकारी नहीं है अच्छा, कि निमंत्रण जाएगा या ठीक नहीं। है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी का ये प्रयास है कि गैर भाजपा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टियों को, ये तो मतलब अगर कहा जाए कि हमने भी इसीलिए पूछा क्योंकि बीएसपी उस योग्यता को पूरा कर रही है। हमने भी इसीलिए पूछा क्योंकि बीएसपी आपकी उस योग्यता को पूरी कर रही है, उनको जाना हमारी पूरी कोशिश मैक्सिमम विपक्षी पार्टियों को हम एकजुट कर सके, इसी के लिए हमारे आदरणीय लाल जी, अंजुम जी को कहिए कि बीएसपी के प्रवक्ता ने आज कहा है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। आज आपने सीधे मायावती जी भी इस तरह का आरोप लगा चुकी हैं। मायावती जी भी जब आनंद मोहन की रिहाई हुई थी, विनोद जी जब उनको कहा गया है डिफरेंट, तो अंजुम जी जवाब नहीं इसका। हाँ, तो ये बीएसपी के प्रवक्ता दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं अंजुम जी। नहीं देखिए आदरणीय श्रीमती मायावती जी, सुश्री मायावती जी बहुत बड़ी नेता रही है, मुख्यमंत्री रही है। वो इस तरह का बयान दे रही, तो उसके पीछे उनका जो डर है ना, वो सर्वविदित है कि डर उनका क्या है। तो निश्चित रूप से सीबीआई डी जो इन्फोर्समेंट एजेंसियों का जिस तरह से उनके ऊपर जकड़ा गया, ताज कॉरिडोर, ये सारे मसले हैं। अच्छा, तो और ये चीज किसी और पर आपका ये तर्क है कि वो इस वजह से नहीं आ रही हैं, लेकिन बाकी लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप में दम नहीं है कि केंद्रीय एजेंसियों से हमें परेशान किया जा रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर वो दलित विरोधी कह रही है, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किस तरह से काम किया है ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब उस सवाल पर जरा आइए। बाबू जगजीवन राम छात्रवृत्ति योजना को जब बीजेपी ने बंद कर दिया, तो सुश्री मायावती जी के मुंह में जबान क्यों नहीं ठीक है, बोलने के लिए? ठीक है, आप जरूर बीएसपी वाले इसका जवाब देंगे, लेकिन बताइए नीतीश कुमार जी सीएम बने रहेंगे? जब पीएम नहीं बनेंगे तो सीएम तो बने रहेंगे ना? देखिए लालचंद जी, इस तरह का सवाल आप कर रहे हैं। आप बहुत बड़े न्यूज चैनल, देश का डीडी न्यूज चैनल है, आप बहुत बड़े आप पत्रकार भी हैं। आप जानते हैं कि पीएम और सीएम बनने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से प्रक्रिया है और किस तरह से तय होती है। जितने भी घटक दल है, महागठबंधन के घटक दल है, वो अपने नेता को चयन करते हैं, चुनते हैं। उसके बाद सीएम और पीएम पद का उम्मीदवार नहीं, दरअसल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आरजेडी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। तेजस्वी जी बड़ी बेसब्री से, मैं बता रही हूँ, महागठबंधन तय करेगा कि 2025 का चुनाव किसके नेतृत्व में। ठीक, लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ धनंजय जी के नेतृत्व में। ठीक, धनंजय जी, पटना में क्या होने वाला है? मैं इसलिए आपसे यह पूछ रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि आरजेडी के कई नेताओं ने खुले तौर पर कहा कि अब जरा बड़ा दिल दिखाइए, अब जरा आप केंद्र की तरफ रुख कीजिए, वीपी सिंह की तरफ पद त्याग कीजिए। लेकिन अगर अंजुम जी कह रही हैं कि नहीं, अभी भी लगता है कि नीतीश जी पीएम नहीं बनेंगे, सीएम बने रहेंगे, तो ऐसे में महागठबंधन के अंदर तेजस्वी जी, आरजेडी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है पटना में? धनंजय जी। लालचंद जी, एक सितम सुबह एक शाम करे हो, तुम ऐसे दोस्त हो कि दुश्मन को भी मात करे हो। नीतीश कुमार ऐसे ही दोस्त है कि दुश्मनों को भी मात कर दे। उनकी दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। और ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये लालू यादव कहते हैं कि नीतीशवा के पेट में दांत है। उनके पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि उस दांत का लोकेशन हमको पता है। और तेजस्वी जी अल्टू पलटू चाचा और नागनाथ सापनाथ वगैरह तमाम उन सब बातों में नहीं जाते हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से भरभरा कर पुल गिर रहा है, आपके समय में नहीं बोला था, खराब हो गया है हिंदू मुसलमान, आपके समय में बोला नहीं था ना। आप बड़ी लालू जी के बहुत सारे बयान बहुत फेमस है। ठीक है, अब धनंजय जी को जरा बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अंजुम जी बोलिए। धनंजय जी, मैं कह रहा हूं कि भाई
नीतीश कुमार जी की जो ये स्थिति है, आप देखिए सच बोलने से जो भी आती थी, जदयू के प्रवक्ता लालू जी का नाम भी नहीं लेते थे, सजा याफ्ता कह के बुलाते थे उनको, सजा याफ्ता। और आज लालू जी के बारे में कुछ कहने पर किस तरह से भड़क के चले आते हैं। तो ये बिहार की आज उनके सहयोगी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे सहयोगियों से भगवान बचाए। अब बिहार में जिस तरह से भरभरा कर पुल गिरा, उससे ज्यादा दिन से नीतीश कुमार और जदयू की साख गिरी है। तो अपने दल के निकल रहे बल को इस तरह के आडंबर से सबल बनाने के लिए नीतीश जी एक सवांग रच रहे हैं। अब आरजेडी का जो बढ़ता हुआ दबाव है कि कुर्सी खाली करो, सिंहासन खाली करो, कि युवराज आ रहा है, उसको बचाने के लिए और उसी को तिथि टाल रहे हैं नीतीश कुमार कि भाई एक बार डेट रखा कोई नहीं आया, फिर दूसरा डेट रखा, तीसरा डेट रखा, ये सब चल रहा है। और पहुंचते पहुंचते वो चल चुके हैं, वो आने वाले हैं, वो पहुंचने वाले हैं। अभी देखिए कितने लोग आते हैं। और नीतीश जी जो कह रहे हैं, नीतीश जी जो बातें कह रहे हैं, ये आप लगातार देखिए तो बिहार को अपने 2 जून की रोटी की चिंता है। बिहार किस तरह से परेशान है, बिहार को 25 जून की 23 जून की थोड़ी चिंता है। बिहार में इमरजेंसी लगी थी और जिस जेपी के आंदोलन के पीछे खड़े होकर के नीतीश जी और लालू जी ने अपने राजनीति का इमरजेंस किया, जिस इमरजेंसी के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ लड़े थे। सही बात। विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। विनोद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं का भी सुन रहा था। हाँ। और वो लोग अपनी अपनी पार्टी की बात तो रख रहे थे, लेकिन इसके पीछे में जो ये सियासत है, उस सियासत को थोड़ा सा हम लोगों को चर्चा करना चाहिए इस डिस्कशन में। आपको याद होगा लालचंद जी, जो बात आप बार बार कह रहे थे आरजेडी की महत्वाकांक्षा का, तो जब नीतीश कुमार ने जिस दिन ये बात कही थी कि हम 2025 का जो चुनाव होगा, हाँ। उस चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक। और उसके बाद जो बिहार में रिएक्शन हुआ था, आपने देखा कि वो सीधे सीधे जेडीयू का आरजेडी में विलय की बात तो कह दिए थे, लेकिन वो बात जो राजनीतिक रूप से एक ब्लंडर साबित हुआ था नीतीश कुमार के लिए। और वो उसकी भरपाई करते करते नीतीश कुमार आज ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। क्योंकि सीधी सीधी बात यह है कि नीतीश कुमार के सामने में जो सुशासन बाबू की उनकी इमेज थी, वो इस दौर में आते आते तार तार हो गई है। अगर नीतीश कुमार को जो जेडीयू के लोग उनको जेपी बता रहे हैं और पटना के गांधी मैदान से विपक्षी एकता को बात करके वो सन 1971 में चले जा रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम इन्हीं बात को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार की ये जो जननायक की छवि जेपी को बनाई जा रही है, हाँ। वो अभी ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकले हैं। ठीक। जिस दिन उस देश का भ्रमण बीपी सिंह की तरह करने के लगेंगे या चंद्रशेखर की तरह ही कम से कम देश के कम से कम 10 किलोमीटर भी चलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, जिसमें किसी विपक्षी पार्टियों को ये भरोसा दे सकते हैं कि उनके बदौलत वो 5 सीट जीत सकते हैं। और आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार अपने बिहार के बाई इलेक्शन 2 नहीं जीत सकते हैं, तो शायद कोई भी विपक्षी दल उनके इस क्रेडिबिलिटी पर विपक्षी एकता की मुहिम में उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, छोटा सा जवाब अंजुम जी आप दीजिएगा कि क्या राजनीतिक कद कम हुआ, इसके लिए ये सारी कवायद की जा रही है कि अपना अस्तित्व बचा रहे? छोटा सा जवाब दीजिएगा। कोई नहीं, देखिए देश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उन्माद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, संघीय ढांचे पे प्रहार हो रहे हैं। आपने देखा कि पार्लियामेंट का उद्घाटन समारोह था और किस तरह से महामहिम राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम से दरकिनार किया गया था। अनुसूचित जाति, दलितों, वंचितों, अति पिछड़ों का जिस तरह से अपमान, उनकी हकमारी, ये ऐसे विषय देश 140 करोड़ जनता के सामने थे कि हम जितनी भी विपक्षी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखती, 2024 के प्लेटफॉर्म पे आना ये मजबूरी है ताकि देश को, ठीक है, चलिए देखते हैं 23 जून की बैठक से क्या कुछ निकल करके आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम जी आपका, धनंजय जी आपका भी जुड़ने के लिए चर्चा में, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या 23 जून की बैठक में कुछ ठोस निकल करके आ पाएगा विपक्षी एकता की जो ये बैठक होने वाली है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो हमारी जुड़ी हुई है वो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावी हिंसा, यानी कि वहां की धरती एक बार फिर से खून से लाल हो रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव अधिकारी ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा तो किया है, लेकिन नॉमिनेशन के साथ ही हिंसा की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। और जैसा कि हमने देखा है, हिंसा का एक इतिहास रहा है। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद पार्टी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी टीएमसी पर हिंसा उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। और एक टीएमसी कार्यकर्ता के पास तो गन पकड़ा गया, और इसके होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं हुई, तो इस पर कांग्रेस ने विरोध जताया है।
उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की प्रायोजित हिंसा पर जबरदस्त हमला बोला और उन्होंने कहा कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की धरती को आज जलाया जा रहा है टीएमसी के शासनकाल में। दरअसल पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव को लेकर वर्षों से सियासी घमासान और हिंसा सुर्खियों में रहा है। पिछले पंचायत चुनाव में भी 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हिंसा के बावजूद राज्य में एक चरण में पंचायत चुनाव की घोषणा ने राजनीतिक दलों को सवाल उठाने का मौका भी दे दिया है कि एक ही चरण में करेंगे तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती कैसे होगी। राज्य चुनाव आयोग ने एक ही चरण में 8 जुलाई को चुनाव की घोषणा की, लेकिन विपक्ष के लोगों ने नामांकन को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया है और बीजेपी ने सवाल उठाया है कि 70,000 से भी ज्यादा बूथ हैं, वहां पर राज्य पुलिस की डिप्लॉयमेंट असंभव है। सेंट्रल फोर्स की निगरानी में चुनाव होनी चाहिए, ये बीजेपी ने मांग की। पश्चिम बंगाल के सीपीएम के दौर से ही पंचायत चुनाव को अस्तित्व के सवाल से जोड़ा जाता रहा है। जाहिर है कि जिसकी पंचायत उसी की विधानसभा की संभावना ज्यादा रहती है वहां पर, इसीलिए शायद इतना ज्यादा जोर है। ऐसे में जाहिर है कि वोट बैंक की सियासत को लेकर वाम दलों और अन्य दलों के साथ ही टीएमसी भी काफी सक्रिय है। लेकिन एक और मामला उजागर हुआ है। ओबीसी कमीशन का आरोप है जो कि चौंकाने वाला है कि देश के लिए वो चिंता की बात है। और वो क्या खुलासा है ओबीसी कमीशन का? दरअसल आरोप है कि राज्य सरकार ने बांग्लादेशी माइग्रेंट को ओबीसी एसटी लिस्ट में शामिल कर दिया और इन्हें अपने लिए मजबूत वोट बैंक बना लिया। तो ये जो हिंसा हो रही है इस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बंगाल में अराजकता फैली हुई है, ये तृणमूल के लोगों का काम है। बंगाल में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए तो वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने, जिनका तृणमूल कांग्रेस से संबंध था, इनकी गाड़ी पर पथराव भी किया था। उस बंगाल में जहां ममता दीदी की सरकार हो, वो बंगाल चल रहा है, साथ ही चल रही है बंगाल की अस्मिता, बंगाल की पहचान, बंगाल की शान, बंगाल का नाम, और जलाने का काम कर रहा है ममता दीदी और उनके वहां के लोग। तो ये सवाल उठाया है अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने। हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गई, राज्य चुनाव आयोग ने, प्रशासन ने दावा किया और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से, हमारा आत्मविश्वास है, इसीलिए एक ही चरण में चुनाव रख रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की हिंसा की खबरें आनी शुरू हो गई हैं तो इससे निश्चित तौर पर सवाल उठ रहा है इस फैसले पर। जी लालचंद, अगर आपको याद है तो हम लोग करीब 6 महीना पहले से ही ये अटकलें लगा रहे थे कि चुनाव सामने है पंचायत की, और ये चुनाव लहूलुहान होने जा रहा है। हमारा कोई ऐसे ये पेशा नहीं है कि लोगों का खून देखने से हमारा संख्या बढ़ जाता है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा होने वाला है ये हमें पता था। तो क्यों ये राजीव सिन्हा, जिनको यहाँ पे बनाया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, उनको पता नहीं था? सबको पता था, लेकिन ऐसा होने दिया जा रहा है। छोटी सी बात है, आप कह रहे थे अपने रिपोर्ट में कि 70,000 के ऊपर से बूथ है और पूरे वेस्ट बंगाल पुलिस का स्ट्रेंथ है 78,000। तो ये कॉमन सेंस है कि किस तरह से आप, उसमें सारे के सारे आर्म्ड पुलिस नहीं है, उसमें लाठीधारी भी है। तो इसमें ये जाहिर सा है कि किस तरह से आप 70,000 बूथों को मैन करेंगे, ये संभव ही नहीं है। तो और जैसे फुटेज आप दिखा रहा है, ये आज से नहीं, ये फ्राइडे से, जिस दिन नॉमिनेशन का कार्रवाई शुरू हुआ उसी दिन से फ्राइडे सैटरडे, बीच में रविवार को बंद था और आज सोमवार को हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम जो पहले से अटकलें लगा रहे थे वो सही साबित हुआ और ये भी साबित हुआ कि ये तृणमूल कांग्रेस सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन मिलकर ऐसा स्थिति बना दिया है जिससे तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह से 2018 की तरह फायदा मिले और जिस तरह से नो अपोजिशन टाइप का एक सिचुएशन बनाने की कोशिश 2018 में किया गया था, उसी की एक पुनरावृत्ति इस बार भी हम इस पंचायत चुनाव में देखे लालचंद। लेकिन प्रसेनजीत दा,
क्या पटना में जब इकट्ठे बैठेंगे कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेता, उस बैठक को भी क्या दिमाग में नहीं रख रहे हैं जो इतनी ज्यादा वहां पर टकरा रहे हैं कांग्रेस और टीएमसी के लोग? अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है लगता है ममता बनर्जी के खिलाफ। क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं है कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे पटना में ममता बनर्जी के साथ बैठने वाले हैं? अरे लालचंद, थोड़ी देर पहले विनोद जी आप और बाकी हमारे गेस्ट के साथ आप लोग बात कर रहे थे 23 जून की। मुझे लग रहा था कि मैं घुस जाऊं अपने आप लोगों की डिस्कशन के बीच में। हाँ। कहानी यह है कि सिर्फ राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, वहां पे सीताराम येचुरी भी होंगे, वहां पे सीताराम येचुरी भी होंगे। और जितना भी हो, कांग्रेस या सीपीएम का विधानसभा में 0 हो, लेकिन पंचायत में चाहे कांग्रेस हो चाहे सीपीआईएम हो, कुछ ना कुछ तो उनका है अभी भी बचा हुआ तो है। और ऐसा कुछ काफी सारे लोकसभा की सीट है जहां पे वामपंथी जो मतदाता है उनका काफी पकड़ है, या कांग्रेसी मतदाता है उनका काफी पकड़ है। देखिए, ममता बनर्जी अपने सुविधा के लिए वो ये थ्योरी खड़ा करने की कोशिश की है कि जहां जहां जिसका पकड़ अच्छा है वो वहां पे चुनाव लड़े। मतलब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 42 की 42 सीटें में चुनाव लड़े, यहाँ पे कांग्रेस को छोड़ने का या वामपंथियों को छोड़ने का कोई मौका ना दे। तो ये इस तरह की स्थिति लेके वो 23 जून को पहुंचेंगे पटना, तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन गांव की जो लोग है, गांव की जो लोग है, उनके सामने क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि पीएम से डीएम तक या पंचायत तक जो पैसा है, उस पैसा हमारी अगली 5 साल की परिवार चलाने की एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है। तो जैसे भी हो हमें वो पंचायत को अपने काबू में रखना है, क्योंकि बंगाल में ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई सरकारी नौकरी है, अगर है तो वो कैश अगेंस्ट जॉब। ये तो आप जानते हैं, हम इसके बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये पंचायत ही एकमात्र रास्ता है जहां से ये लोग अपने परिवार, अपने बड़े बड़े मकान बनाने में सक्षम रहेंगे। तो इसमें क्या ममता पटना जा रही है, नीतीश बाबू क्या बुला रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही ये भी बात है कि पंचायत पर जिसकी जीत, उसको विधानसभा में भी उसको एक फायदा जरूर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रसेनजीत दा। इस खबर पर हम लोग इस खबर पर आगे चलकर बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात हम करेंगे कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल क्या दोहरी बातें करते हैं महंगाई पर, क्योंकि दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, पंजाब में कुछ और करते हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में रैली हुई। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी से आर पार की लड़ाई छेड़ने का जनता से उन्होंने आह्वान किया। लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने फिर से बढ़ा दिया है पेट्रोल डीजल पर वैट। और इसका असर क्या हुआ? जब बढ़ा दिया वैट आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने, तो असर यह हुआ कि पूरे उत्तर भारत में अब सबसे महंगा पेट्रोल पंजाब में मिल रहा है। तो वहां पर पेट्रोल की महंगाई सबसे ज्यादा, पंजाब के लोगों पर महंगाई की मार। पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ने से पेट्रोल 98 रुपए 65 पैसे और डीजल 88 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गया। इससे पहले भी इसी साल फरवरी में भी पंजाब सरकार ने वैट में इजाफा किया था, और तब पंजाब में पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया था। इसके पीछे दरअसल नकदी संकट है, क्योंकि इससे जूझ रही पंजाब सरकार को ईंधन पर वैट में बढ़ोतरी से अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है, और पैसे का टोटा तो है ही पंजाब सरकार के पास। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से पूछा सवाल कि कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है। और सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की रैली में महंगाई पर बात करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ही सरकार, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ही जो है वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा रही थी। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। योगेंद्र जी, नरेश जी, वशिष्ठ जी और झा साहब और इस सभागार में उपस्थित प्रबुद्धजन, पत्रकार साथियों, देखिए विषय तो करीब करीब दिल्ली से संबंधित तो सारा आ गया है।
मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा कि पहले की सरकारें कैसे काम करती थी और नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में उस काम को कैसे किया। 2-3 चीजें आपको समझने की है। 2014 में आप लोगों ने, भारत की जनता ने एक मैंडेट दिया और उसमें 30 साल से जो गठबंधन की सरकार थी दिल्ली में, उसकी जगह एक मजबूत सरकार बनी और 16 मई 2014 को जो रिजल्ट आया उसके तहत 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, नरेंद्र मोदी जी ने। दूसरी बार जब 2019 का रिजल्ट आया तो 30 मई 2019 को शपथ ली। ऐसे 9 साल हो गए हैं। 16 मई 2014 का जब रिजल्ट आता है तो वो फर्क भारत में भी पड़ा और जो विदेशी पत्रकारिता के जो विशेष लोग माने जाते हैं उनके दिल और दिमाग में भी पड़ा। 16 मई 2014 का रिजल्ट आता है और 18 मई 2014 का गार्जियन लिखता है कि फाइनली वी लेफ्ट इंडिया। तो लोगों ने पूछा कि आप तो 1947 में ही छोड़ के आ गए थे ना, अब आप कैसे ऑडिटोरियल लिख रहे हो 18 मई को गार्जियन में कि फाइनली वी लेफ्ट इंडिया। तो वो आगे लिखते हैं कि ये नरेंद्र मोदी नाम के जो एक व्यक्ति जीत करके आए हैं, ये साधारण परिवार से आए हैं। ये एक कोई पॉलिटिकल घराना नहीं है जहां से ये आए हैं। ये गरीब परिवार से आए हैं। ये गार्जियन लिखता है जी 18 मई 2014 को। और हम जो एक सत्ता छोड़ के गए थे तो हमें लगता था हमारी कुछ बातें वहां के जो सत्तासीन लोग हैं वो मान लेते हैं। अब ये एक ऐसा आदमी आया है जिसकी स्पष्ट सोच है और ये नए भारत को निर्माण करने के लिए आया है। ये न्यू इंडिया कंसेप्ट गार्जियन लिखता अपने ऑडिटोरियल में। तो अब ये कैसे चेंज हुआ सारा सिस्टम 9 सालों में, वो बताना चाहता हूं। वो तो लिखा। फिर हमने 23 मई को विदुर जी भी थे वहां सेंट्रल हॉल में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, एनडीए के सांसद भी थे और उसमें नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना गया। उनका पहला भाषण है सेंट्रल हॉल से, शपथ बाद में है। उस पहले भाषण में वो कहते हैं मेरी सरकार गरीबों को समर्पित होगी, मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। तो लोगों ने कहा ये क्या बोल रहे हैं, ये तो कुछ अलग थॉट के आदमी ऐसा हम मान रहे थे, इसके भी ऑडिटोरियल लिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो संकल्प लिया है, जो प्रोग्राम लिया है, उसके 9 साल बेमिसाल, जिसका रमेश बिदुड़ी जी जिक्र कर रहे थे। लेकिन 3 ध्येय वाक्य भी हैं, सेवा, गरीब कल्याण और सुशासन। अब आप देखिए, योजनाएं पहले नहीं थी ऐसा नहीं है जी। मैं आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले तो होलिस्टिक अप्रोच ली, टुकड़ों में काम नहीं किया। फिर उनकी स्केल बढ़ाई हर योजना की, और फिर उसकी स्पीड बढ़ाई, और फिर उसका टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया। अब मैं आपको 1-2 योजना का समझाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा क्या था। देखिए, इस देश में शौचालय बनाने की पहले योजना थी, उसका नाम था निर्मल ग्राम योजना। कोई गांव में खुले में शौच बंद कर देता था कोई गांव, तो भारत सरकार उसको निर्मल ग्राम योजना के तहत पुरस्कार देती थी। बहुत कम ग्राम पंचायतें उसमें सेलेक्ट होती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे तो संभव नहीं है,
मुझे खुले में सोच जाने की इस प्रथा को भारत से समाप्त करना है, क्योंकि ये बीमारी का भी घर है और माताओं की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी होता है। हॉलिस्टिक अप्रोच। तो वो लाल किले की प्राचीर से बोल गए। आपने देखा होगा कि बहुत आलोचनाएं उनकी हुई, मैं तो खुद ही गवाह हूं, मैं उस समय मंत्री नहीं था, लेकिन मैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का चीफ व्हिप था। तो मैं फ्लोर मैनेजमेंट कराते ट्रेजरी बेंच से उठ करके अपोजिशन बेंच में गया, किसी बिल में मुझे फ्लोर मैनेजमेंट करना था। तो मुझे एक कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा, जो मंत्री भी थे, बोला यार प्रधानमंत्री जी को समझाओ ना। मैंने कहा क्या साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या समझाना कि ये इतने टारगेट पूरे नहीं होते। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। मोदी सरकार के 9 साल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रेस वार्ता करके जानकारी दे रहे थे। और अब हम आम आदमी पार्टी का जो दोहरा चरित्र है महंगाई पर, इस पर जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से। शैलेंद्र, जिस तरह से कि यहां पर दिल्ली की रैली में तो महंगाई की बात की, लेकिन पंजाब में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा उत्तर भारत में कर डाला। इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एक और मौका मिल गया आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलने का। जी लालचंद, बिल्कुल बीजेपी ये कह रही है कि देखिए केजरीवाल का अब पहला बार नहीं है जब केजरीवाल की जो राजनीति है, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है, उसमें वो जो कहते हैं उसके उल्टा वो करते हैं। जब सत्ता पक्ष पर निशाना साधना होता है तब वो महंगाई की बात करते हैं, और जब उनकी खुद सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाते हैं। और किस लिए बढ़ाई गई ये भी देखिए कि नकदी का संकट का सामना पंजाब सरकार कर रही थी। तमाम जो मुफ्त की योजनाएं हैं, जैसा कि बीजेपी ये कहती है कि इस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी की है, अरविंद केजरीवाल की है, कि जिससे राज्य की जो हालत है, माली हालत है, वो खस्ता हो जाती है और उसका नुकसान बाद में आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं होता, तो निश्चित तौर पर एक बहाना और मिला है, हम कह सकते हैं बीजेपी को, या बीजेपी इस मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल की जो नीति है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के बहाने हम देख रहे हैं निशाना साध रही है और कह रहे हैं कि देखिए ये दिल्ली में जब रैली करते हैं तब बीजेपी पर निशाना साधते हैं, केंद्र सरकार पर, और पंजाब की इनकी सरकार महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा रही है। चलिए, समय की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।